नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक ATU के एक सब्जेक्ट मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की स्टडी कर रहे हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट कोड है BCE 401। इसमें हम लोग यूनिट 1 में 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और यह तीसरे पार्ट में हम लोग सीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले सीमेंट होता क्या है। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, सीमेंट कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर। कंक्रीट किसका किसका मिक्सचर है? सीमेंट का, सैंड का, वाटर का, एग्रीगेट का और एडमिक्सचर का, जिसमें सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल का कार्य करता है, सैंड फाइन एग्रीगेट की तरह वर्क करता है, वाटर एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है जो कि इन सभी मटेरियल को आपस में मिलाता है, एग्रीगेट इसमें एग्रीगेट एक तरह से कोर्स एग्रीगेट होता है और एडमिक्सचर ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। कई जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं, कई जगह पे नहीं भी करते हैं, जैसा कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। सीमेंट मिक्सड विद द फाइन एग्रीगेट प्रोड्यूस मोटार। जब हम लोग सीमेंट को फाइन एग्रीगेट यानी कि बालू के साथ मिलाते हैं तो फिर यह मोटार बनता है, मसाला बनता है। सीमेंट मिक्सड फाइन एग्रीगेट विद कोर्स एग्रीगेट प्रोड्यूस कंक्रीट। जब सीमेंट को फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी और बालू के साथ मिलाते हैं तो कंक्रीट का प्रोडक्शन होता है। सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन आर यूजुअली इनऑर्गेनिक, ऑफन लाइम और कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड प्रोडक्ट। जो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज होता है वो जनरली इनऑर्गेनिक होता है और यह लाइम या फिर कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड प्रोडक्ट होता है। अब बात करते हैं, सीमेंट दो तरह का होता है, हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। जो हाइड्रोलिक सीमेंट होता है यह रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और जो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होता है वो वाटर के साथ उतना रिएक्ट नहीं करता, और इसका एग्जाम्पल है POP और जिप्सम। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट इज क्लासिफाइड टू कैटेगरीज। जब हम लोग सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग बेसिस के आधार पे, नेचुरल सीमेंट और आर्टिफिशियल सीमेंट। सबसे पहले इनमें आता है नेचुरल सीमेंट। इसको हम लोग रोमन सीमेंट भी कहा जाता है। अब रोमन क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोम एक देश है, यूनान खासकर जिसके कहते हैं, तो उसमें जनरली जो है होता है, पाया जाता था पहले। तो सम स्पेशल टाइप ऑफ रॉक हैविंग 20 to 40% क्ले, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशिया एटसेट्रा हैव द प्रॉपर्टी टू मेक अ नेचुरल सीमेंट। जो कुछ स्पेशल टाइप के रॉक होते हैं जिनमें 20 से 40% क्ले होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशिया होता है, ये इन सभी की प्रॉपर्टी एक नेचुरल सीमेंट बनाती है। और 20 से 40% क्ले, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशिया, इनको जब बर्न करके ग्राइंडिंग करते हैं तो नेचुरल सीमेंट प्राप्त होता है। इंडिया इज नॉट अ प्रोडक्शन कंट्री ऑफ दिस टाइप सीमेंट, इवन नॉट यूज्ड इन आवर कंट्री। इंडिया में न तो इस तरह का सीमेंट का प्रोडक्शन होता है और न इस तरह का सीमेंट, नेचुरल सीमेंट, इंडिया में यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल सीमेंट इज़ वेरी लेस देन आर्टिफिशियल, क्योंकि आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से हम लोग सीमेंट को अपने जैसे भी स्ट्रेंथ हमें प्राप्त करनी होती है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सीमेंट। इन इंडिया आर्टिफिशियल सीमेंट वाज फर्स्टली मैन्युफैक्चर्ड इन 1913। इंडिया में सबसे पहले 1913 में आर्टिफिशियली जो है मैन्युफैक्चरिंग किया गया था आर्टिफिशियल सीमेंट का। इट इज जनरली मेड फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। या इसमें मेनली 2 तरह कंपोनेंट होते हैं, कैल्सेरियस मटेरियल और आर्जिलिशियस मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से उपस्थित होता है उन्हें कैल्केरियस मटेरियल्स कहते हैं, और जिनमें क्ले कंटेंट अधिक मात्रा में होता है उन्हें आर्जिलिशियस मटेरियल कहते हैं। अब डिफरेंट देखते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको OPC भी कहते हैं, इसे हम हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं। ये काफ़ी यूज होता है और इसका इन्वेंशन जोसेफ एस्पेडिन ने 1824 में किया था। सीमेंट हैव एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। सीमेंट में एडहेसन की भी प्रॉपर्टी होती है और कोहेजन की भी प्रॉपर्टी होती है। कोहेजन की प्रॉपर्टी के कारण सीमेंट के जो मटेरियल हैं वो आपस में बाइंडिंग करते हैं, और एडहेशन की प्रॉपर्टी के कारण सीमेंट कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के साथ मिलकर के
इस कंक्रीट का प्रोडक्शन करता है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और इसका एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 किलो होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.14 से 3.15 होती है और एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो 34.85 लीटर या फिर जनरली 35 लीटर होता है। मॉडर्न इन्वेंटर ऑफ सीमेंट वॉज मिस्टर पी जॉनसन। जो सीमेंट के मॉडर्न इन्वेंटर हैं वो पी जॉनसन है। अब पी फ्रेडरिक जॉनसन 1886 फर्स्ट इंट्रोडक्शन द रोटरी किल्न फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में रोटरी किल्न काफ़ी यूजफुल प्ले रोल करता है, इसलिए मॉडर्न सीमेंट के इन्वेंटर को पी फ्रेडरिक जॉनसन को माना जाता है, जिन्होंने 1886 ईस्वी में रोटरी किल्न को इंट्रोड्यूस किया था। अब बात करते हैं ग्रेड ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट की। तो यह 3 ग्रेड में आता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डे क्यूरिंग इज 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो ग्रेड के आगे नंबर्स होते हैं ये 28 दिन की क्यूरिंग के बाद सीमेंट की स्ट्रेंथ को न्यूटन पर mm स्क्वायर में दर्शाते हैं। इसकी 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 53 ग्रेड की होती है 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 43 ग्रेड वाले सीमेंट का यूज हम लोग सभी आरसीसी वर्क में करते हैं, जबकि 53 ग्रेड वाले सीमेंट का यूज हम लोग हाई राइज बिल्डिंग्स और मास कंक्रीटिंग में करते हैं। टुडे IS 269A से तीनों ग्रेड को स्टडी किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड एक अपनी इंडियन स्टैंडर्ड का एक कोड होता है IS 269, उसी के अंदर इन तीनों ग्रेड का यूज किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। IS 10262 has classified the OPC grade wise from A to F based on 28 day compressive strength as following। 28 दिन की क्यूरिंग के बाद जो OPC की जो स्ट्रेंथ आती है उनको A से लगाए F तक क्लासिफाई किया गया था IS 10262 के अंदर। अगर आप एग्जाम में अपने IS कोड साथ में लिख देते हैं तो आपको ये नंबर काफ़ी बढ़ा देता है। 33 ग्रेड A से B होता है, 43 ग्रेड C से D होता है और 53 ग्रेड E से F होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, A ग्रेड जो A कैटेगरी होती है उसकी स्ट्रेंथ 32.5 से 37.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, B की 37.5 से 42.5, C की 42.5 से 47.5, D की 47.5 से 52.5, E ग्रेड की 52.5 से 57.5 और F ग्रेड की 57.5 से 62.5। इसमें आपको अगर इसको याद करना हो तो सबसे आसान तरीका है, आप केवल शुरुआत का एक आयात करिए 32.5 और उसमें 5 जोड़ते जाइए सभी में, वो उसकी स्ट्रेंथ की रेंज हो जाएगी। बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट की। तो इसको एक इसका शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं कि इसका कोड एक अपने से बना सकते हैं। लॉस में है एम्स तो वैसे जनरली कभी लॉस में नहीं होता, बस इसके लिए। L लाइम को इंडिकेट करता है, S सिलिका, A से एलुमिना, I से आयरन ऑक्साइड, M मैग्नीशिया एंड S सल्फर। अब इसके इंग्रेडिएंट्स को टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। जो लाइम होता है वो 62 से 65% होता है, जनरली 62% लिया जाता है। सिलिका 17 से 25% होता है, जनरली 22% लिया जाता है। एलुमिना 3 से 8% के बीच वेरी करता है और यह 5% जनरली एवरेज लेते हैं। आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6% तक हो सकता है, इसे जनरली 3% लेते हैं। मैग्नीशिया 1 से 4% होता है, इसे जनरली 3% लेते हैं। सल्फर 1 से 3% होता है, इसे जनरली 2.75% लेते हैं। एल्कली 0.1 to 1% होता है, इसे 0.1% लेते हैं। और जिप्सम लास्ट में ऐड किया जाता है ग्राइंडिंग के टाइम, इसलिए यह 3 से 4% लिया जाता है। जिप्सम सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हम कंक्रीट के वेरियस स्टेजेस को परफॉर्म कर पाते हैं। पहले बात करते हैं लाइम की, जो कि 62 to 65% होता है। इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। जो लाइम होता है वो स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है और साउंडनेस का होता है। साउंडनेस क्या होता है कि
वॉल्यूम को वो कंट्रोल करता है कि पानी डालने के बाद सीमेंट की वॉल्यूम में अधिक वृद्धि नहीं होती है, तो उसे साउंडनेस कहते हैं। लाइम का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ देना सीमेंट को और साउंडनेस प्रोवाइड करना। द रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन द वॉल्यूम में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को साउंडनेस कहते हैं। इन एक्सेस सीमेंट बिकम अनसाउंड, अगर लाइम ज़्यादा रहेगा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा और यह काफ़ी अधिक फूल जाएगा, जिसके वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी घट जाएगी। इन डेफिशिएंसी स्ट्रेंथ विल रेड्यूस, अगर कमी भी होगी तो भी इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। बात करते हैं सिलिका की। सिलिका 17 से 25% होता है। इट ऑल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सिलिका भी स्ट्रेंथ देता है। इन एक्सेस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज विथ प्रोलॉन्ग ऑफ सेटिंग टाइम, अगर एक्सेस होगा सिलिका का तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा लेकिन सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है। सिलिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ C2S एंड C3S विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट को मिक्स किया जाता है तो कुछ सीमेंट को मिक्स करने के बाद जब बैग में पैक कर देते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पर जब इसमें हम पानी डालते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और उनके थ्रू बोगस कंपाउंड्स बनते हैं। उनमें से 2 बोगस कंपाउंड C2S और C3S के प्रोडक्शन का जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो सिलिका होता है और यह सीमेंट का मेन कंपोनेंट भी होता है। इन डेफिशिएंसी स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, अगर सिलिका की कमी होगी तो फिर स्ट्रेंथ घट जाएगा। थर्ड पॉइंट, एलुमिना। एलुमिना को हम Al2O3 कहते हैं, यह 3 से 8% होता है। इट इम्पार्ट क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, एलुमिना के कारण सीमेंट काफ़ी क्विक सेटिंग हो जाता है और इसी को रोकने के लिए हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। इट रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर्स, एलुमिना की वजह से क्लिंकर्स का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। इन एक्सेस सीमेंट बिकम वीक, और अगर एलुमिना अधिक हो जाएगा तो सीमेंट काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, कलर एंड हार्डनेस। आयरन ऑक्साइड के कारण हमारे सीमेंट को स्ट्रेंथ मिलती है, उसको कलर मिलता है और उसकी हार्डनेस बढ़ती है। इट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर टू सीमेंट, आयरन ऑक्साइड के कारण सीमेंट में रेडिश ब्राउन कलर आता है। और इन एक्सेस डिफ़िकल्टी क्रिएट्स इन बाइंडिंग मोर फ्यूल कंजम्पशन, जब हम लोग सीमेंट को मिक्स करके उसको गर्म करते हैं, उसको जलाते हैं, तो अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो फिर उसके बाइंडिंग में भी दिक्कत होगी और उसको बर्न करने के लिए, उसकी बर्निंग के लिए अधिक फ्यूल भी कंजम्पशन होगा। इन डेफिशिएंसी हार्डनेस ऑफ क्लिंकर्स डिक्रीजेज, अगर आयरन ऑक्साइड कम हो गया तो क्लिंकर्स की हार्डनेस घट जाएगी। क्लिंकर्स क्या होते हैं? जब सीमेंट को बर्निंग करते हैं तो उसके बाद सीमेंट ढेलों के रूप में प्राप्त होता है, उन्हीं को ग्राइंड करके जिप्सम के साथ मिला करके फिर सीमेंट को बैग में पैक किया जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीशिया MgO। इट इम्पार्ट्स द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, मैग्नीशिया के कारण सीमेंट में साउंडनेस आती है और यह किसके कारण भी आती है? लाइम के कारण भी आती है साउंडनेस। इट गिव्स येलो टिंट टू येलो कलर टू सीमेंट, और यह येलो कलर जो सीमेंट का आता है वो मैग्नीशिया के कारण आता है। इन एक्सेस सीमेंट बिकम अनसाउंड, अगर मैग्नीशिया अधिक होगा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, अगर लाइम अधिक हुआ तो भी सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। इट हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन इन सीमेंट, मैग्नीशिया क्या करता है? सीमेंट के केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है और मैग्नीशिया 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब एक नोट पॉइंट है, लाइम एंड सिलिका आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो मेन कंपोनेंट होता है वो लाइम और सिलिका होता है और इसका कंपोजिशन 70 से 80% होता है। छठा नंबर, सल्फर। इट आल्सो इम्पार्ट साउंडनेस ऑफ स्ट्रेंथ, सल्फर के कारण भी सीमेंट में साउंडनेस आती है। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ SO2 एंड SO3 इन द सीमेंट, यह सिलिका डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में सीमेंट में प्रेजेंट होता है। इन एक्सेस सीमेंट बिकम्स अनसाउंड, अगर सल्फर का एक्सेस होगा तो सीमेंट अनसाउंड बन जाएगी। अगला कंपोनेंट है एल्कलीज। देयर आर द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, एल्कलीज वो जो होती हैं वो सीमेंट की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें इसके एग्जांपल हैं K2O और Na2O।
दिस गिव द इफ्लोरोसेंस टू द सीमेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में यह सीमेंट को इफ्लोरोसेंस दे देती हैं, इनके वजह से फ्लोरोसेंस आ जाता है। एल्कलीज ऑल्सो इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। एल्कलीज के कारण सीमेंट की सेटिंग टाइम भी बढ़ जाती है। लाइम एंड सिलिका आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। ये अगेन आपको ये कहीं ना कहीं आपके नंबर को इंक्रीज करेगा अगर आप इसको एग्जाम में आता है और अगर आप इस पॉइंट को लिखते हैं। तो इससे क्या पता चला, सीमेंट में जो साउंडनेस आती है वो मेनली 3 कंपोनेंट से आती है, लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया से आती है। नो टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सल्फर फॉर साउंडनेस। सीमेंट में सल्फर की साउंडनेस, सल्फर के कारण जो भी साउंडनेस आता है उसकी कोई भी टेस्ट अवेलेबल अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, कहीं कहीं हाफ H2O भी आ जाता है। जिप्सम इज यूज्ड एज रिटार्डर इन सीमेंट। सीमेंट में रिटार्डर के रूप में जिप्सम का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन 3 to 4% इन सीमेंट। यह सीमेंट में 3 से 4% तक यूज होता है। इट इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कारण, जिप्सम के कारण सीमेंट में इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाती है। और यह जेई एग्जाम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइम के लिए ली चैटलियर एपरेटस का यूज़ किया जाता है टेस्टिंग के लिए। और फॉर लाइम और मैग्नीशिया ऑटोक्लेव। लाइम और मैग्नीशिया अगर आप एक साथ प्रेजेंट हैं तो उसके लिए ऑटोक्लेव का यूज़ किया जाता है। और सल्फर के लिए कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल पोर्टलैंड सीमेंट इज 3.15। जो हमारे इस समय कॉमनली अवेलेबल पॉइंट है इस पे सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 है। ये जे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1.44। सीमेंट की जो बल्क डेंसिटी होती है वो 1.44 होती है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की, और वो भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है मेनली 3 प्रोसेस से होकर के गुजरता है। पहला, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। पहले प्रोसेस में रॉ मटेरियल मिक्स होता है, दूसरे प्रोसेस में इसकी बर्निंग होती है, और तीसरे प्रोसेस में इसकी ग्राइंडिंग होती है। अब देखते हैं सीमेंट को कैसे कैसे बनाते हैं। जो क्ले और लाइम होता है उसे रॉ मिल में अलग अलग भेज करके उसकी ग्राइंडिंग कर दी जाती है। इन ग्राइंडिंग को अलग अलग जो है स्टोर कर लिया जाता है रॉ मिल फ्लो में, और यह सस्पेंशन प्री हीटर की तरफ जाता है। इसमें ये सभी प्री हीट होते हैं, और इनको प्री हीट करने के बाद रोटरी किल्न में भेज दिया जाता है, जहाँ पर यह इनको पीसा जाता है, इनको ग्राइंडिंग की जाती है। और उसके बाद इसे क्लिंकर सिलो में, इसमें जो क्लिंकर्स प्रेजेंट होते हैं, क्रिंकल मिरे होते हैं, उन्हें इसमें भेज दिया जाता है। यहाँ से ग्राइंडिंग होकर के इसी में जिप्सम को भी ऐड कर दिया जाता है। मतलब यहाँ से क्लिंकर सिलो जाता है और यहाँ से जिप्सम जाता है। यहाँ पर इसकी ग्राइंडिंग होती है सीमेंट मिल में, और यहाँ से इसको स्टोर किया जाता है, और यहाँ से पैकिंग करके डिस्पैच कर दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के ड्राई प्रोसेस की। तो ड्राई प्रोसेस में क्या होता है कि हमने जैसा कि आपको बताया, सीमेंट 2 मेनली मटेरियल से मिलकर बना होता है, आर्जिलिशियस मटेरियल और कैल्सीरीशियस मटेरियल। आर्जिलिशियस मटेरियल में मेनली शेल और क्ले आते हैं, जबकि कैल्सीरीशियस मटेरियल में मेनली आते हैं चॉक और कैल्शियम कार्बोनेट। इन्हें क्रश किया जाता है, अलग अलग क्रश किया जाता है लगभग 25 mm के साइज में जॉ मिल की मदद से। इनको भी क्रश कर लिया जाता है जॉ मिल की मदद से। देन उसके बाद वेट ड्राई प्रोसेस में इन्हें ग्राइंडिंग किया जाता है इनकी बॉल मिल में या फिर ट्यूब मिल में। बॉल मिल में या फिर ट्यूब मिल में इसकी अलग अलग ग्राइंडिंग की जाती है, और इन्हें अलग अलग स्टोरेज टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है इन क्रश हुए इनको। और उसके बाद हमें जिस प्रपोर्शन में केमिकल कंपोजिशन चाहिए होता है उसमें इसको यहाँ पर मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद इसे प्री हीटिंग के लिए भेज देते हैं। और प्री हीटिंग लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है बाई एग्जॉस्टेड हीट। एग्जॉस्टेड हीट की वजह से इसमें प्री हीटिंग होती है, और प्री हीटिंग के बाद इसे रोटरी क्लिन में भेज दिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह 90 से 120 मीटर का होता है और 3 से 4 मीटर डायामीटर का होता है।
यह 11 डिग्री 30 मिनट पर यह इंक्लाइंड होता है। यहाँ से इसको प्री हीट होने के बाद इसे यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है और यह क्लिंकर्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से इसे कूलिंग के लिए भेज दिया जाता है और कूलिंग के बाद इसमें जिप्सम ऐड किया जाता है और उसी के साथ ये ग्राइंडिंग कर दिया जाता है। इन ग्राइंडिंग के बाद इसे पैकिंग प्लांट्स में भेज दिया जाता है। 50-50 किलो के या फिर 35 लीटर के बैग में इसे पैक कर दिया जाता है। इसमें रोटरी किल्न में जो टेम्परेचर होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करते हैं वेट प्रोसेस की। तो वेट प्रोसेस भी लगभग सेम है। उसमें भी क्या होता है कि आर्जिलिशियस मटेरियल और कैल्किलिशियस मटेरियल को ऐड कर दिया जाता है, इन्हें क्रश करके, और इसमें यहाँ से वेट वॉश मिल में भेज दिया जाता है। क्रशिंग करके इन्हें वॉश मिल में भेज दिया जाता है वाटर के ऐड करके। देन उसके बाद वॉश मिल के बाद इन्हें ग्राइंडिंग मिल में वापस से इन्हें भेज दिया जाता है ग्राइंडिंग मिल में एक बार, और यहाँ पर अलग अलग स्टोरेज टैंक में इकट्ठा करके प्रपोर्शनिंग के लिए रख लिया जाता है। उसके जिस प्रपोर्शन में हमें चाहिए होता है उस प्रपोर्शन में ये जो स्लरी होता है बेसिकली स्लरी फॉर्म में होता है, ये इनको अलग अलग प्रपोर्शन में मिक्स कर लिया जाता है। देन उसके बाद प्री हीटिंग की जाती है। उसके बाद रोटरी किल्न में भेज दिया जाता है और रोटरी किल्न से निकल करके यह जिप्सम मिलाया जाता है, क्लिंकर्स में जिप्सम मिलाया जाता है और रोटरी किल्न से निकल करके इसमें जिप्सम मिलाया जाता है और इनकी ग्राइंडिंग करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे जॉ क्रशर क्या होते हैं। इट इज़ यूज फॉर क्रशिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, गिट्टी होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश करने के लिए जॉ क्रशर का यूज किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एक है, और यहाँ पर दो प्लेटें होती हैं, एक फिक्स प्लेट होती है और एक मूवेबल प्लेट होती है। हमें जिस भी साइज का चाहिए होता है उसे मूवेबल प्लेट पर लगे पिस्टन से इसको एडजस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर स्मॉलर पार्टिकल में इसे क्रश कर दिया जाता है। सेकेंड है बॉल मिल। इट इज़ यूज्ड फॉर कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि कैल्केरिशियस मटेरियल और आर्जिलिशियस मटेरियल, इनकी जब हमें कोर्स ग्राइंडिंग करनी होती है तब हम बॉल मिल का यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ वॉश मिल। वॉश मिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग वेट प्रोसेस से करना होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्लरी बाय वेट ग्राइंडिंग ऑफ मटेरियल। इसका यूज किस लिए किया जाता है? स्लरी बनाने के लिए किया जाता है जब हम लोग मटेरियल की वेट ग्राइंडिंग करते हैं उस टाइम। और इसकी जो लेंथ होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। इसका शेप सिलेंड्रिकल शेप होता है और यह 15 से 20 आरपीएम की स्पीड से रोटेट करता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 से 4 मीटर के बीच होता है। फोर्थ वन इज ट्यूब मिल। इट इज़ यूज फॉर फाइन ग्राइंडिंग। जब हम लोग कोर्स ग्राइंडिंग के बाद जब ट्यूब मिल में भेज करके इसकी हम लोग फाइन ग्राइंडिंग करते हैं और इसकी लेंथ 6 से 9 मीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 2 से 2.5 मीटर का होता है। पांचवा रोटरी किल्न। इट इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। यह सीमेंट में सबसे मेन होता है और इट हैज़ 4 जोन्स। इसके 4 जोन होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख पा रहे हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3 और इधर यहाँ पर जोन 4। और इन सभी जोन के बारे में पढ़ लेते हैं। जोन 1 में क्या होता है? ये ड्राइंग जोन होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जोन 2 कैल्सिनेशन जोन होता है और इसमें इसके किल्न के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो जोन 3 होता है यहाँ पर, इसे कहते हैं क्लिंकर जोन और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो जोन 4 होता है ये रोटरी कूलर होता है क्योंकि जब ये यहाँ से क्लिंकर बन जाते हैं तो इन्हें कूल किया जाता है, इनकी कूलिंग की जाती है। और यह जो होता है डेसिएटर का काम करता है और ये बाहर होता है। इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। यहाँ से हम लोग कॉम्प्रेस्ड एयर अंदर भेजते हैं और यहाँ से रॉ मटेरियल्स पाउडर या फिर स्लरी के फॉर्म में भेजते हैं। यह पहले जोन 1 में जाता है। जोन 1 में 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। यहाँ पर यह सूखता है। इसके बाद कैल्किनेशन जोन में आ जाता है
जोन 2 जिसमें टेम्परेचर 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जोन 3 में पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ से कंप्रेस्ड एयर भेजते हैं, यहाँ से फ्यूल भेजते हैं, और ये फायर रेजिस्टेंट ब्रिक का बना होता है। इसका जो स्लोप होता है वो 1/22 1/30 होता है। और यहाँ से जोन 3 से इसको कूलिंग करने के लिए बाहर निकाल लिया जाता है जोन 4 में, और इसका टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ से क्लिंकर बाहर निकल जाता है। जो रोटरी किल्न होता है वो 1 से 3 आरपीएम तक रोटेट करता है। ड्यू टू सरफेस टेंशन द मेल्ट पार्टिकल्स चेंज इनटू 3 to 20 mm राउंड हार्ड बॉल्स विच आर कॉल्ड क्लिंकर्स। इतने देर से जो हम क्लिंकर्स की बात कर रहे हैं तो ये होता है कि जब ये स्लरी के फॉर्म में होता है और इसको गर्म किया जाता है तो सरफेस टेंशन के कारण ये जो मेल्टेड पार्टिकल्स हैं ये 3 से 20 mm के छोटे छोटे राउंड हार्ड पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हीं को क्लिंकर कहा जाता है। एग्जिस्टिंग डोर ऑफ क्लिंकर्स टर्म शुड बी अबाउट 150 to 20 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिंकर जहाँ से निकलता है उस पे जो एग्जिस्टिंग डोर पे जो टेम्परेचर होता है वो 150 से 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब बात करते हैं बोक्स कंपाउंड की। When water is mixed in cement, it reacts with component of cement and produce chemical compound which are called box compound। जब सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो उसमें उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन रिएक्शंस के कारण कुछ केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोक्स कंपाउंड कहते हैं। These are discovered by Mr. Box, that's why these are called box compound। और इन्हें सबसे पहले डॉक्टर बोक्स ने अपनी रिसर्च के आधार पर डिस्कवर किया था, इसके कारण इन कंपाउंड्स को बोक्स कंपाउंड कहा जाता है। ये 4 तरह के होते हैं, C3S, C2S, C3A और C4AF। C3S को कहते हैं एलाइट, C2S को बेलाइट, C3A को सेलाइट और C4AF को फेलाइट कहते हैं। C3S सीमेंट का मेन कंपोनेंट होता है और C3A सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हम लोग आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नोट पॉइंट, द कंट्रोल द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सीमेंट क्लिंकर 3 to 4% जिप्सम इज मिक्स्ड। सीमेंट में जैसे ही पानी डालते हैं अगर जिप्सम नहीं मिला रहेगा तो तुरंत ही सेट हो जाएगा। उस क्विक सेटिंग से बचाने के लिए सीमेंट में 3 से 4% जिप्सम का यूज़ किया जाता है, उन्हें मिलाया जाता है। नेक्स्ट वन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट liberated of at mixing water in cement is called heat of hydration। जब हम लोग सीमेंट में पानी को मिक्स करते हैं उस समय जो हीट जनरेट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्रोसेस, ऑल द केमिकल रिएक्शंस आफ्टर मिक्सिंग वाटर इन सीमेंट इज कॉल्ड हाइड्रेशन प्रोसेस। पूरे के पूरे जो भी केमिकल रिएक्शन सीमेंट में होती हैं पानी मिलाने के बाद, उन सभी को ही कहा जाता है हाइड्रेशन प्रोसेस, उन सभी के पूरे प्रोसेस को। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू मिक्सिंग ऑफ वाटर द रिएक्शन प्रोड्यूस, और जैसे जैसे हम वाटर मिक्स करते हैं वो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। और इनमें जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं उनकी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। C3A, इसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं या फिर सेलाइट। इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला 3CaO Al2O3। C से CaO कैल्शियम और A से Al2O3। यह सीमेंट में 4 से 14% तक होता है। इट फॉर्म विद इन 24 आवर्स ऑफ मिक्सिंग वाटर। यह सीमेंट में पानी मिलाने पर सबसे पहले C3A ही बनता है और यह 24 आवर्स तक रहता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, यह सीमेंट की इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यह किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सीमेंट की ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए। C3A के कारण सीमेंट की सेटिंग टाइम बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए इसे रोकने के लिए हम लोग इसे काउंटर करने के लिए जिप्सम इम्पार्ट होता है। इफ़ द परसेंटेज ऑफ C3A इज लेस देन हाई द सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमारी C3A की मात्रा काफ़ी कम, अगर हमारी C3 की मात्रा कम है तो यह सीमेंट सल्फेट को ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए जब हम लोग सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं तो उसमें C3A की मात्रा कम होती है।
टू मेक द सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। C3A, अगर सीमेंट को सल्फेट रेजिस्टेंस बनाना है तो उसमें C3A की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट बनाने के लिए C3A की क्वांटिटी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम फॉर C3A इक्वल टू 865 जूल पर ग्राम। जो C3A के लिए मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो 865 जूल पर ग्राम रिक्वायर्ड है। सेकेंड C4AF, इसको कहते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। यह फेलाइट होता है, इसका नाम फेलाइट भी होता है और इसका फॉर्मूला होता है C से CaO, 4 टाइम्स है तो 4, और A से Al2O3, F से Fe2O3। यह 10 से 18% सीमेंट में होता है अकॉर्डिंग टू SSC। यह 6 से 10% होता है SSC एग्जाम्स। दिस ऑल्सो फॉर्म्स विद इन 24 आवर्स ऑफ मिक्सिंग वाटर। यह सीमेंट में 24 आवर्स के बाद दिस ऑल्सो फॉर्म्स विद इन 24 आवर्स ऑफ मिक्सिंग वाटर। 24 घंटे मिक्स करने में यह फॉर्म हो जाता है 24 घंटे के अंदर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। यह फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हैज़ लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन देन C3A। C3A की तुलना में इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है, 420 जूल पर ग्राम, और जबकि C3A में कितनी थी, 865 जूल पर ग्राम। थर्ड बात करें C3S की, यानी कैल्शियम सेलाइट। इसको एलाइट भी कहते हैं और इसका केमिकल होता है 3CaO और SiO2। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर ग्राम होता है। यह 45 से 65% सीमेंट में होता है और यह 1 वीक के अंदर फॉर्म होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, यानी 7 डे स्ट्रेंथ। सीमेंट में जो 7 दिनों की स्ट्रेंथ आती है वो C3A के कारण आती है। और लास्ट वन बॉक्स कंपाउंड दैट इज C2S, यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसे हम लोग बेलाइट भी कहते हैं और इसका केमिकल कंपोजिशन होता है 2CaO SiO2। यह सीमेंट में 15 से 35% तक होता है और यह इट फॉर्म्स ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और 1 ईयर्स। यह 1 साल के बाद जो है सीमेंट में फॉर्म होना स्टार्ट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ और लैटरल स्ट्रेंथ और फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है या फिर लैटरल स्ट्रेंथ या फिर फाइनल स्ट्रेंथ, उसके लिए C2S रिस्पॉन्सिबल होता है। इट गिव्स द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टिंग पावर होती है सीमेंट को, यह C2S प्रोवाइड करता है। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग क्या आता है, जब बर्फ़ के टाइम में, ठंड के टाइम में इसके कोर्स में जो है पानी जम जाता है, उसी को फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग कहते हैं। इट इज़ द सेकेंड मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। यह सीमेंट का सेकेंड मेन कंपोनेंट होता है और इट गिव मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड मिनिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन। यह सीमेंट को मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन और मिनिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण सीमेंट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है। इफ़ वी वांट टू इंक्रीज इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, हमें C3S को बढ़ाना होगा। अगर हम लोग सीमेंट की इनिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर C3S को इंक्रीज करेंगे। इफ़ वी वांट टू इंक्रीज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, वहाँ पर हम C2S को इंक्रीज करेंगे। और वेटेज के हिसाब से अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा कितना परसेंट कौन होता है, सबसे ज़्यादा C3S होता है सीमेंट में, देन C2S, देन C3A, और सबसे कम फॉर्म होता है C4AF। और केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले C3A केमिकल रिएक्शन करता है, देन C4AF, देन C3S, और सबसे लास्ट में रिएक्ट करता है C2S। और अगर बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन की, तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A में होता है, देन C3S में होता है, उसके बाद C4AF में होता है और देन C2S में होता है। और अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ हाइड्रेशन, ध्यान रखिए ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है और ये रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन में C4AF का रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे अधिक होता है, देन C3A, देन C3S और देन C2S। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की। तो लगभग 23% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। सीमेंट के हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए 23% वाटर बाई वेट सीमेंट ये रिक्वायर होता है और 38% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश द प्रोसेस कम्प्लीटली। और पूरे सीमेंट के सेटिंग और हार्डनिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 38% ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।
23% ऑफ वाटर इज फॉर हाइड्रेशन ऑफ C3S एंड C2S। C3S और C2S के हाइड्रेशन के लिए 23% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एडिशनल 15% वाटर होता है वो वाइड्स को फिलिंग करने के लिए यूज होता है। जनरली सीमेंट एब्जॉर्ब 2% हाइड्रोस्कोपिक वाटर, इफ इट एब्जॉर्ब 5% देन सीमेंट इज यूजलेस। जो सीमेंट होता है वो 2% तक हाइड्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर यह 5% हुआ या फिर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर सीमेंट यूजलेस हो जाएगा। अब बात करते हैं सीमेंट के टेस्टिंग की। तो सीमेंट के दो टेस्ट होते हैं, एक फील्ड टेस्ट और दूसरा होता है साइड टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट देख लेते हैं। सीमेंट शुड हैव यूनिफॉर्मली ग्रेनिश ग्रे कलर, ये इसका कलर टेस्ट होता है। कलर टेस्ट में क्या होता है, सीमेंट का जो कलर है वो ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। लम्प टेस्ट की बात की जाए तो सीमेंट शुड फ्री फ्रॉम लम्प्स, इसमें हाथ डालने पर या इसमें ढेले नहीं होने चाहिए। सीमेंट शुड बी फील स्मूथ व्हेन वी रब्ड बिटवीन फिंगर्स, जब हम लोग सीमेंट को अपने फिंगर से उंगलियों से ऐसे रब करते हैं तो यह स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। व्हेन हैंड पुट इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट इट शुड फील कूल, अगर हम लोग सीमेंट के बोरी में अगर अपना हाथ डालेंगे तो यह कूल फीलिंग होनी चाहिए। थ्रो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, इट शुड कम्प्लीटली सिंक इन वाटर एंड शुड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस। जब हम लोग सीमेंट में एक कंटेनर में हम लोग सीमेंट को अगर डालेंगे तो यह तुरंत सिंक हो जाना चाहिए, सिंक में बैठ जाना चाहिए, यह फ्लोट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सीमेंट हमारा अच्छा है। When a paste of cement is rubbed between fingers, it should feel sticky. अगर हम लोग सीमेंट के पेस्ट को अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे रब करते हैं तो ये स्टिकी फील होना चाहिए। जीआई शीट पर रखकर कुछ टाइम के लिए सीमेंट को जलाने पर इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप अपने घर में भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपको जो सीमेंट प्रोवाइड की गई है वो ख़राब है या फिर सही है। साइड टेस्ट की बात की जाए तो प्रिपेयर अ क्यूब ऑफ साइज 200 × 25 × 25 mm ऑफ 1:6 रेशियो सीमेंट सैंड। इस तरह से हम 200/25/25 mm का एक 6 mm का एक संबंधित 6 का सीमेंट सैंड का लेंगे रेशियो, और इस पर 340 न्यूटन का लोड लगाएंगे, और इस पर 340 न्यूटन का लोड लगाने पर यह फेल नहीं करना चाहिए। बात करें लैब टेस्ट की, तो लैब टेस्ट में पहला होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसका IS कोड होता है IS 403 पार्ट 4 1988। इसमें यह विकाट अपरेटस यूज किया जाता है। विकाट अपरेटस कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये मोल्ड की साइज 80 mm होती है, इसकी हाइट 40 mm होती है। इसमें प्लंजर की जो साइज होती है वो 10 mm होती है। अपरेटस ऑब्जेक्टिव अपरेटस के बारे में, ये विकाट अपरेटस कहाँ पे यूज होता है, यह स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में प्लंजर यूज होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम में निडल यूज होता है और फाइनल सेटिंग टाइम में कॉलर। इसमें टेस्ट कंडीशन की बात की जाए, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है वो 90% होती है, और स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन जो टॉप होता है वो 33 से 35 mm और बॉटम वाला 5 से 7 mm तक होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ प्लंजर की बात की जाए तो इसका डायमीटर 10 mm ± 0.05 mm, हाइट 50 mm और वेट ऑफ प्लंजर 295 से 300 ग्राम होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से हम लोग ये फाइंड करते हैं कि सीमेंट को एक कंप्लीट परफेक्ट पेस्ट बनाने के लिए कितने पानी का रिक्वायरमेंट है। प्रोसीजर की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग 500 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेंगे, इसमें 23 से 24% ऑफ वाटर बाई वेट सीमेंट को मिक्स करेंगे और इसको मोल्ड में भर करके प्लंजर को पेनेट्रेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30% इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फॉर OPC। जो OPC के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आएगी वो 30% आएगी। और विकाट apparatus इज ऑल्सो यूज टू फाइंडिंग इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। विकाट apparatus का यूज इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी यूज़ किया जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात की जाए तो सीमेंट में पानी मिलाने के बाद उसे कितनी देर तक यूज कर सकते हैं उसे हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं।
अ टाइम आफ्टर द सीमेंट पेस्ट स्टार्ट लूज ओवर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को लूज करने लगता है तो वह उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। ऐसा समय जिस पर सीमेंट अपना प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी खोना शुरू कर दे इनिशियल सेटिंग टाइम कहा जाता है। इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर इन नीडल इक्वल टू 0.85 पी। उसमें सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए जो हमें कंसिस्टेंसी यूज होती है वो 0.85 पी होती है, जहाँ पे पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो हम लोग वाटर मिलाएंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर इन डील में 0.85 पी होता है, जहाँ पे पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सीमेंट में 500 ग्राम सीमेंट हमने लिया और इसकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकल के आई 30%, तो 500 का 30% क्या होगा कि 150 ग्राम वाटर होता है। अब हमें 150 ग्राम तो वैसे जनरली हमें यूज करना है सीमेंट पेस्ट बनाने में, लेकिन इनिशियल सेटिंग टाइम की टेस्टिंग के लिए हम लोग 0.85 पी यूज करते हैं। तो इसका इनको 0.85 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 127.50, यानी कि हमें अपनी टेस्टिंग में 127.50 ग्राम वाटर को यूज करना है। अब ड्यूरेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ नीडल, जो नीडल का जो डाया होता है वो 1 mm होता है और एरिया 1 mm स्क्वायर होता है। प्रोजेक्शन ऑफ नीडल इक्वल टू 0.5 mm, जो नीडल का प्रोजेक्शन होता है वो 0.5 mm होता है और नीडल का जो वेट होता है वो 100 ग्राम होता है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, पेस्ट बना करके टाइमर स्टार्ट कर दें और बीच बीच में चेक करते रहें कि नीडल टॉप से 35 से 33 mm तक कब जा रहा है। जब 35 से 33 mm तक जाना रुक जाए तो स्टार्टिंग से उस टाइम तक का जो टाइम होता है वही उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। अ टाइम एट विच नीडल ऑफ 1 mm डायमीटर पेनेट्रेट्स 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। और ओपीसी के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। बात करें अगर फाइनल सेटिंग टाइम की, ऐसा टाइम जिस पर सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी खो चुकी होती है पूरी तरह से, उसे फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। अ टाइम आफ्टर दैट सीमेंट लूजेज ऑल प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। 5 mm डाया कॉलर इज यूज्ड इन विगाट एपरेटस। इसके लिए विगाट एपरेटस में 5 mm डाया का कॉलर यूज करते हैं और इसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 0.85 पी होती है इसके लिए भी। इफ एट अ टाइम कॉलर इन apparatus should not penetrate the concrete surface, it is known as final setting time। यानी कि ऐसा समय जिसमें हमारा कॉलर सीमेंट पेस्ट पर पेनेट्रेट ना करे उसे हम लोग इसका फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं और यह लगभग 10 आवर्स के आसपास का होता है। हम लोग अपने घरों पर पीपीसी सीमेंट का यूज करते हैं, यानी पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट होता है और सीमेंट ग्रेन की जो साइज होती है वो 7 से 200 माइक्रोन तक की होती है, यानी कि 0.2 mm। और सेकेंड है इसका साउंडनेस टेस्ट। पहला हमने देख लिया इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट और कंसिस्टेंसी टेस्ट। सेकेंड है साउंडनेस टेस्ट। ये क्या है, रजिस्ट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। जो अगर सीमेंट हमारा साउंड होगा तो यह वॉल्यूम में चेंज को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमारी सीमेंट क्रैक नहीं होगी। सीमेंट के वॉल्यूम को बढ़ने से रोकना ही होता है। साउंडनेस प्रेजेंट ड्यू टू फ्री लाइम। साउंडनेस प्रेजेंट किसकी वजह से होता है, फ्री लाइम, CO, मैंगनीज और सल्फर की वजह से। साउंडनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट विच शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। इसके लिए अपरेटस की बात की जाए तो अगर केवल लाइम है सीमेंट में तो लीच एटलियर अपरेटस का यूज करते हैं। अगर सीमेंट में लाइम और मैग्नीशिया दोनों है तो उसके लिए ऑटोक्लेव अपरेटस का यूज करते हैं। और अगर सल्फर प्रेजेंट है तो इसके लिए कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है इसे हम लोग देख लेते हैं। फिल द मोल्ड विथ स्टैंडर्ड पेस्ट एंड कीप इन बॉइलिंग वाटर एट 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट डाउन द डिस्टेंस बिटवीन इंडिकेटर फॉर 24 आवर। इसमें करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पर जो मोल्ड में हम लोग भरेंगे ये 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर रखेंगे हम लोग। जो हम लोग मोल्ड में ये जो मोल्ड है हमारा, इसमें भर करके सीमेंट को, जिसकी
0.78 पी के कंसिस्टेंसी पर इसमें सीमेंट पानी मिलाएंगे और इसमें भर करके, पेस्ट को भर करके 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए हम लोग पानी में रख देंगे। और इसमें जो डिस्टेंस है, नोट डाउन द डिस्टेंस बिटवीन इंडिकेटर्स, दोनों इंडिकेटर्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर लेंगे। उसके बाद फिर सैंपल्स को फिर पुट द सैंपल एट रूम टेम्परेचर अगेन एंड अगेन, और अगेन एंड अगेन वैसे चेक करते रहेंगे और इनके बीच की इंडिकेटर का डिस्टेंस आईपी निकाल लेंगे। और जो आईजेड और आईपी के, यहाँ पर आईजेड और ये आईपी, इनके बीच का जो फाइनल डिफरेंस आएगा वो इसके साउंडनेस को रिप्रेजेंट करेगा। वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इसके लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है, 0.78 पी की रिक्वायरमेंट होती है। 12 अलग अलग सीमेंट के बैग से टोटल 100 ग्राम सैंपल लेना होता है और यह एपरेटस ब्रास का बना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल एक तरह से मोल्ड है जिसका डाया 300 mm है और इसकी लेंथ भी 300 mm है। यहाँ पर एक हैंडल भी लगा होता है जो 162 से 165 mm का होता है। यह नीचे से, दोनों ओर से नीचे से 2 ग्लास प्लेट से कवर कर दिया जाता है। अब ओपीसी के लिए जो एस थिकनेस होती है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पीपीसी पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो एस थिकनेस होनी चाहिए वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर सल्फेट रजिस्टिंग और हाई एल्यूमिना सीमेंट एस थिकनेस 5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट की। तो यह ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज़ साउंडनेस के लिए तब किया जाता है जब सीमेंट में लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों प्रेजेंट हो। इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि एक सैंपल रेडी करते हैं 25 बाई 25 बाई 200 mm के मोल्ड में और इसे ऑटोक्लेव एपरेटस पे रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक वेपर प्रेशर लगाते हैं, इस पर मेंटेन करते हैं 2.1 न्यूटन पर mm² का, और इसके 3 आवर्स के बाद इसमें एक्सपेंशन चेक कर लेते हैं। और यह एक्सपेंशन ओपीसी के लिए 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट की, इसके लिए ली चैटिलियर फ्लास्क इस एपरेटस का यूज करते हैं और यह आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सीमेंट बेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड हम लोग नेफ्था, केरोसिन इत्यादि का यूज कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सीमेंट की निकल करके आती है वो लगभग 3.14 से 3.15 निकल करके आती है। बात करें अगर फाइननेस टेस्ट की, तो फाइननेस टेस्ट का एम होता है टू चेक द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, रेट ऑफ द सीमेंट। सीमेंट की हाइड्रेशन को चेक करना और उसकी रेट को चेक करना, रेट ऑफ स्ट्रेंथ। इट इज जनरली डिफाइंड एज फाइन सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ सीमेंट। जो फाइननेस होता है उसे हम लोग कैसे कहते हैं, सरफेस एरिया पर यूनिट मास से उसको डिफाइन करते हैं। इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होती है। इसका जो ग्रेन साइज होता है वो ग्रेन साइज जितना ही कम होगा, सीमेंट जितनी फाइन होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। बात करें कुछ और टेस्ट की, तो जैसे सीव एनालिसिस टेस्ट, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट और सेडिमेंटेशन मेथड। ये फाइननेस टेस्ट इससे हम लोग कर सकते हैं। सीव एनालिसिस से फाइननेस टेस्ट करते हैं, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से और सेडिमेंटेशन मेथड से। सीव एनालिसिस का आईएस कोड होता है IS 4031 पार्ट 1 1996। इसमें हम लोग 100 ग्राम सैंपल लेते हैं और इसे 90 माइक्रोन की जो सीव होती है उससे हम लोग 15 मिनट के लिए शेक कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है, ओपीसी के लिए जो फाइननेस है वो 10% बाई ओरिजिनल वेट से अधिक नहीं होनी चाहिए, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए जो फाइननेस है वो 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्या होता है कि मतलब कि 10% जो 10% सीमेंट है वो 90 mm की छलनी पर रुक जाएगा, या फिर 5% सीमेंट 90 mm की छलनी पर रुक जाएगा। बात करें अगर सीमेंट के दूसरे टेस्ट की, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, इसका IS कोड 4031 पार्ट 2 1998 है। इसमें जो एपरेटस यूज किया जाता है वो ब्लेन एपरेटस का यूज किया जाता है, या फिर नर्स एंड ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी टेस्ट इसको कहा जाता है। इसमें जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट और मास ऑफ सीमेंट। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा सीमेंट का तो फाइननेस भी अधिक होगी, जिसके रिजल्ट में सीमेंट की स्ट्रेंथ अधिक आएगी। अब इससे रिजल्ट क्या निकल करके आता है, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो 2250 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। जो पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के लिए होता है वो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3250, लो हीट सीमेंट के लिए 3250, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 2250 और SSC इसके लिए होता है 4000। और सेडिमेंटेशन मेथड के लिए जो एपरेटस यूज होता है उसे कहते हैं वैगनर टर्बिडिटी मीटर। बात करें अगर स्ट्रेंथ टेस्ट की, तो स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन का। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर रखा जाता है बाई 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ह्यूमिडिटी होती है वो 90% होती है। जो सीमेंट एंड मोटार होता है वो 1:3 के रेशियो में बनाया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 बाई वेट रखा जाता है। जो साइज ऑफ मोल्ड होता है वो होता है 70.6 × 70.6 × 70.6 mm का। जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो P/4 + 3% वाटर रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो अल्टीमेट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या फिर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन इसका यूज करते हैं। जो लोडिंग रेट होता है वो 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से या फिर 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट के हिसाब से लोड लगाया जाता है। इसमें एक सैंपल के लिए 3 क्यूब का यूज़ करते हैं। इसमें जो टेस्टिंग पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है, यानी कि हम लोग क्यूब बना लेंगे और उसको 28 दिन के लिए रख देंगे और उसके बाद हम लोग इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। इसमें जो साइज ऑफ टेम्पिंग रॉड होता है उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है और इसका जो डाया होता है वो 16 mm का होता है, ताकि इसमें इंट्रैप्ड एयर को निकाला जा सके। और इस टेस्ट में 185 ग्राम सीमेंट और 555 ग्राम स्टैंडर्ड सैंड का यूज होता है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो फेल्योर लोड अपॉन जो सरफेस एरिया होता है 70.6 × 70.6 mm²। उससे हम लोग इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। जो रिजल्ट क्या आता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसकी 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसके लिए 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन पर मेगापास्कल में इसका लोड दिया गया है, जो कि आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 दिन में जितना स्ट्रेंथ प्राप्त करता है उतना ही स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 दिन में यहाँ पर 16 न्यूटन पर mm² ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट गेन कर रहा है, और जबकि 1 दिन में ही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट गेन कर लेता है उतना स्ट्रेंथ। पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट इकोनॉमिकल होता है और स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और इसकी पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट की स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है। इसका एक और टेस्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें हम लोग इस तरह के ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसमें इस ब्रैकेट का जो यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन होता है वो 50.8 mm, इसकी पूरी लंबाई 70.62 mm होती है। इसमें टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी 90%। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कैन बी डन बाय फॉलोइंग 2 टाइप्स, 2 तरह से किया जा सकता है, ब्रैकेट टेस्ट मेथड और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। दिस स्टेट रिप्रेजेंट द डिमेरिट्स ऑफ सीमेंट क्विकली। यह सीमेंट के डिमेरिट्स को क्विकली डिफाइन कर देता है। और दिस इज क्विक मेथड एंड इजी मेथड कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हमें 28 दिन लग जाते हैं, यहाँ पर इसमें ये क्विक मेथड है। और रिजल्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ डायरेक्टली गिव फ्लेक्सियोर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वह इसके फ्लेक्सियोर स्ट्रेंथ को डायरेक्टली दे देता है। ब्रिकेट मेथड में क्या होता है, इसमें सीमेंट और सैंड का जो मोटार होता है वो 1:3 में लिया जाता है। जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है वो P/5 + 2.5% होती है। और मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिकेट्स हम लोग 6 यूज़ करते हैं, लगभग 6 सैंपल्स हम लोग लेते हैं। और इनमें जो मशीन यूज की जाती है वो ब्रिकेटल टेस्टिंग मशीन यूज की जाती है। OPC के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट 3 दिन की जो आती है वो 2 न्यूटन पर mm²
और 7 दिन के लिए 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। इसमें जो ग्रेजुअल लोड की जो वैल्यू होती है वो 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर 12 मिनट होती है। इसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो फेलियर लोड अपन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यहाँ पर इसका एरिया 25,4 गुणे 25,4 इसको यूज कर लेते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट इज डन बाय क्लोरिक मीटर। जो क्लोरिक मीटर के द्वारा हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट कर लेते हैं। अब इन सभी टेस्ट के नाम और उनके लिए वाटर रिक्वायरमेंट एक हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए पी वाटर रिक्वायरमेंट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम 0.85 पी, फाइनल सेटिंग टाइम 0.85 पी, साउंडनेस टेस्ट 0.78 पी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट P/4 + 3% और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट P/5 + 2.5%। इस तरह से आपका सीमेंट का टेस्ट खत्म होता है। अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ सीमेंट की। तो एक बैग में 0.3 मीटर स्क्वायर होता है सीमेंट और इसकी हाइट 0.18 मीटर या फिर 180 सेंटीमीटर होती है। एज पर IS 4082/1996 द स्टैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीमेंट एट फॉलोइंग। इसमें किन किन बातों का हम लोग सीमेंट की स्टोरेज में हम लोग ध्यान देना होता है। सीमेंट शैल बी स्टोर्ड एट ड्राई, लीक प्रूफ एंड मॉइस्चर प्रूफ शेड। वरना मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आते ही सीमेंट इसमें वो हो जाएगा, इसमें लंप्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। सीमेंट कीप अबाउट 150 से 200 mm क्लियर अबव द फ्लोर। सीमेंट को फ्लोर से 150 से 200 mm ऊपर रखना चाहिए। स्पेस ऑफ 600 mm द एक्सटीरियर वॉल। एक्सटीरियर वॉल से 600 mm स्पेस पर रखना चाहिए। द विड्थ ऑफ स्टैक शुड नॉट मोर देन 4 बैग्स लेंथ और 3 मीटर। जो स्टैक की विड्थ है वो 4 बैग की लेंथ या फिर 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सीमेंट बैग शुड स्टैक बी फैसिलिटेट देयर रिमूवल एंड यूज इन ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड। मतलब सीमेंट को हम लोग ऐसे यूज़ कर रखना चाहिए कि जो नया नया आ रहा है उसे उसी के हिसाब से, और इसका यूज ऐसे करना चाहिए कि जो पुराना माल है उससे सबसे पहले ख़त्म किया जाए। जो पीरियड ऑफ स्टोरेज और परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ 28 डे कंक्रीट। अगर हम लोग फ्रेश सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ 100% आएगी। और 3 महीने के बाद का सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 80% हमें गेन होगा। 6 महीने के बाद का केवल 70% गेन हो पाएगा। 1 साल के बाद 60% और 5 साल में 50% तक रिडक्शन हो जाता है। कहीं कहीं 2 साल में हो जाता है। टाइप्स ऑफ सीमेंट की बात की जाए तो पहला है राइफेंड हार्डनिंग सीमेंट RSC टू गेन फास्ट स्ट्रेंथ। जैसा कि नाम से क्लियर है, हम लोग को अगर स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए होती है तो हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइन ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स। अगर हम लोग क्लिंकर की फाइन ग्राइंडिंग करते हैं तो उससे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। C2S इसमें ऑलमोस्ट 9 से 10% होता है। C3S ऑलमोस्ट 56%। अमाउंट ऑफ C3S एंड हाई एस C2S इज लो। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3S की जो अमाउंट है वो हाई रखा जाता है और C2S लो रखा जाता है। और इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से अधिक। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम यह OPC के ही समान होता है, लेकिन इसमें हमें हार्डनेस इसकी स्ट्रेंथ हमें पहले मिल जाती है। 3 दिन की स्ट्रेंथ OPC की या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के 1 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। और जितना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 7 दिन में स्ट्रेंथ गेन करेगा वह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मात्र 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। बात करते हैं इसके यूज की कि इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो रोड कंस्ट्रक्शन और रोड रिपेयरिंग वर्क में इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर जल्दी से स्ट्रेंथ चाहिए होती है, हमें रोड को वर्किंग के लिए खोलना होता है। यूज इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदरिंग कंडीशन में क्या होता है कि सीमेंट का हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत लो हो जाता है। इसके वजह से सीमेंट इसकी स्ट्रेंथ में जो है डिफेक्ट आ जाता है। तो उसे हम लोग जल्दी से स्ट्रेंथ देने के लिए कोल्ड वेदर कंडीशन में इसका यूज करते हैं। प्री कास्ट मेंबर्स में इसका यूज करते हैं हम लोग। और इफ़ फॉर्मवर्क रिमूव इमीडिएटली देन RSC इज यूज। अगर हमें फॉर्मवर्क को इमीडिएटली रिमूव करना है बहुत ही कम टाइम में तो फिर हम लोग इसका यूज़ करते हैं।
अब बात करते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। यह अर्ली एज स्ट्रेंथ का सीमेंट होता है और यह RSC + 2% CaCl2 बाई वेट। इसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 2% कैल्शियम कार्बोनेट और मिला दिया जाता है बाई वेट का। इसमें जिप्सम रिटार्डर का काम करता है, वेरेज कैल्शियम CaCl2 एक्सिलरेटर का काम करता है। इसमें इसके रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के और इसकी स्ट्रेंथ की इसको और इंक्रीज कर देता है। इसकी स्ट्रेंथ 20 से 25% अधिक होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। इसे अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट के रूप में भी जाना जाता है। बात कर रहे हैं अगर सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट की, तो दिस सीमेंट इज मेड बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन C3Al एंड C4AF एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3S एंड C2S। C3S और C2S को बढ़ा देते हैं, C3Al और C4AF को घटा देते हैं। C3A 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका यूज कहाँ किया जाता है? मरीन स्ट्रक्चर और सीवेज ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यह सल्फर के ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है। अब कुछ नोट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कभी कभी Na2SO4 और MgSO4 ये क्रिटिकल कंपाउंड्स कई बार इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और यह सीमेंट के वॉल्यूम को 22.7% तक बढ़ा देते हैं। बात करें पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की, तो देखिए पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और लो हीट सीमेंट, इन तीनों का हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होता है। और यह बनता कैसे है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में फर्नेस स्लैग और जिप्सम को मिला देने से। जिप्सम की क्वांटिटी स्मॉल होती है, 35 से 65% तक फर्नेस स्लैग मिला दिया जाता है और OPC की फाइन ग्राइंडिंग कर दी जाती है। इससे हमें पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट प्राप्त हो जाता है। सुपर सल्फेट सीमेंट इज अ टाइप ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। जो सुपर सल्फेटेड सीमेंट होता है वो इसका एक टाइप है। इट रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस कर देता है और यह केमिकल अटैक के प्रति रेजिस्टेंस होता है। इसका यूज मरीन स्ट्रक्चर्स में किया जा सकता है, नॉचेस और वियर्स में किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट्स जो है ज़्यादा अटैक में आ जाते हैं। लो हीट सीमेंट की बात की जाए तो अ सीमेंट इन विच हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लो इज कॉल्ड लो हेड सीमेंट। हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होता है इसमें। डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ C3S एंड C3A, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ C2S। इसमें C3S और C3A की क्वांटिटी को लो कर देते हैं और C2S को बढ़ा देते हैं। C3A 5% से अधिक नहीं होना चाहिए और C2S लगभग 46% होता है इसमें। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? मास कंक्रीटिंग में किया जाता है, डैम में, रिजर्वायर्स में। और जो लो हीट सीमेंट में 3 दिन में और 7 दिन में स्ट्रेंथ आती है, वो OPC में 1 दिन में आ जाती है और 3 दिन में आ जाती है। बात करें अगर क्विक सेटिंग सीमेंट की, तो जिप्सम इन मिक्सड इन स्मॉल प्रोपोर्शन टू मिक्स विद सीमेंट। जिप्सम को सीमेंट में स्मॉल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाता है और यह क्विक सेटिंग देता है। यूज वाटर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, क्योंकि हमें वहाँ पर सीमेंट को जल्दी जमाना होता है, इसलिए हम लोग जिप्सम को कम कर देते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में Al2SO4 को मिलाएंगे और जिप्सम को कम करेंगे और इनकी फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे, तो हमें क्विक सेटिंग सीमेंट प्राप्त हो जाएगा। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट से भी कम होती है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट से अधिक नहीं होती है। बात करें अगर पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट की, तो यह हमारे आसपास काफ़ी अधिक यूज होता है। दीज आर हाईली सिलिशियस एंड हाईली एल्यूमिनियस पोज़ोलानिक मटेरियल्स होते हैं। ऐसा मटेरियल जिसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा हाई हो, पोज़ोलाना मटेरियल्स कहलाता है। इन मटेरियल्स के पास खुद की बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब ये मटेरियल सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो इनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। इसके जो एग्जांपल हैं वो फ्लाई एश, सुर्खी क्या कहते हैं कि कम पकी ईट का जो पाउडर के फॉर्म में उसको कर देते हैं, सुर्खी बना देते हैं। राइस हक्स यानी कि धान की भूसी, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग। और पोज़ोलानिक मटेरियल में जब हम लोग लाइम को और H2O को मिला देते हैं तो यह हाई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज क्रिएट कर देता है यह CHS जेल के फॉर्म में, और जो कि पोज़ोलानिक मटेरियल की कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। रिजल्ट क्या होता है? कॉस्ट कम हो जाता है, फिनिशिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, केमिकल रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज हो जाती है,
यह हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस कर देता है और इसकी स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले लगभग बराबर होती है। इसके वजह से इसका काफ़ी अधिक यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है? मास कंक्रीटिंग में, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में, रिजिड पेवमेंट्स में। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 30% पोजोलानिक मटेरियल मिलाने से प्राप्त होता है। इसमें श्रिंकेज ओपीसी से ज़्यादा होता है। बात की जाए अगले वाइट सीमेंट की, तो वाइट कलर ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू ZnCl2 जिंक क्लोराइड के कारण सीमेंट में वाइट कलर आता है। इसका यूज मार्बल जॉइंटिंग, टाइल फ्लोरिंग में किया जाता है और इसको पीओपी भी कहते हैं हम लोग, पुट्टी। और इसके एग्जांपल जो है बिरला वाइट सीमेंट, जेके पुट्टी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नोट पॉइंट, टू मेक वाइट सीमेंट प्योर लाइम स्टोन एंड चॉक इज यूज्ड। वाइट सीमेंट को बनाने के लिए प्योर लाइम स्टोन और चॉक का यूज़ किया जाता है और इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा 0.01% से कम होती है। जे के पॉइंट से एक इम्पॉर्टेंट है कि द मेजर कलर ऑफ सीमेंट हंटर स्केल इज यूज्ड। सीमेंट के कलर को मेजर करने के लिए हंटर स्केल का यूज़ किया जाता है। बात करें अगर स्नोकैम सीमेंट की, तो इट इज़ कलर ऑफ सीमेंट ड्यू टू कलरिंग पिगमेंट। यह सीमेंट का इसका जो कलर आता है यह कलरिंग पिगमेंट के कारण आता है। इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी ओपीसी से अधिक होती है। इसका यूज पैकिंग ऑफ सैनिटरी पाइप की पैकिंग में इसका यूज किया जाता है या फिर आरसीसी पाइप जॉइंट में भी इसका यूज किया जाता है। एक और सीमेंट होता है इंडियन रेलवे स्लीपर T40 सीमेंट 1995। इसे टाटा ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। इसमें C3S की मात्रा अधिक होती है। इसका यूज रेलवे स्लीपर्स में किया जाता है, रेलवे स्लीपर्स को बनाने में। बात करें अगर मैसनरी सीमेंट की, तो इट इज मेड फ्रॉम मिक्सिंग द ओपीसी क्लिंकर्स विद लाइम स्टोन्स, डोलोमाइट, एलम ETC। मेलोनरी सीमेंट, सॉरी, इसके इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट होती है और फाइनल सेटिंग टाइम 24 घंटे। इसका यूज मैसनरी वर्क में किया जाता है। बात करें अगर सुपर सल्फेट सीमेंट की, तो दिस सीमेंट इज मेड फ्रॉम 80 to 85% स्लैग प्लस 10 to 15% जिप्सम एंड 5% ओपीसी क्लिंकर। यह सीमेंट किससे बनता है? 80 से 85% स्लैग से, 10 से 15% जिप्सम और 5% ओपीसी क्लिंकर्स को फाइन ग्राइंडिंग जब करते हैं तो हमारा सुपर सल्फेट सीमेंट प्राप्त होता है। सल्फेट अटैक की रेस्टिंग पावर इसकी सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट से अधिक होती है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? जहाँ पर सल्फर अटैक बहुत ही अधिक होता है। और 13 ऑयल वेल सीमेंट, यानी कि एक्सीलरेटर एंड रिटार्डर्स आर यूज्ड इन ओपीसी टू मेक दिस सीमेंट। यह सीमेंट एक्सीलरेटर और रिटार्डर का यूज इस ओपीसी में करते हैं इस सीमेंट को बनाने के लिए। और यह ऑयल वेल्स, जो तेल के कुएं खोदे जाते हैं वहाँ पर इसका अधिक यूज किया जाता है। अब इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। और ओपीसी, पीपीसी, आरएससी और सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। लो हीट सीमेंट के लिए 60 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम और 10 घंटे फाइनल सेटिंग टाइम, जबकि मैसनरी सीमेंट के लिए 90 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम और 24 घंटे फाइनल सेटिंग टाइम होता है। और यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ IRS T40 सीमेंट की यह C43 से C53 के बीच इसका यूज किया जाता है। इन इंडिया 70% ओपीसी इज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का 70% ओपीसी यूज किया जाता है। 45% ऑफ ओपीसी प्रोडक्शन इज ग्रेड 43 सीमेंट। वेट ऑफ वाटर कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट पेस्ट इंटू 100। और वेट ऑफ सीमेंट होता है वेट ऑफ सीमेंट पेस्ट माइनस वेट ऑफ वाटर। तो हमारा सीमेंट का टॉपिक ये ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।